जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार में 3.0 नेक्स्ट आने वाला है 4.0 और सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को माइंड में रखकर हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और इसी एनसीईआरटी सीरीज में सबसे पहले हम लोग 6 क्लास के, फिर 7th क्लास से, ऐसे करके 12th तक सॉल्व कराएंगे। अभी फ़िलहाल में आप लोग जानते हैं कि 6 क्लास के साइंस चल रही है और साइंस में 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। एक में आप देखिएगा तो 1 से लेकर 5 चैप्टर तक और 6 से लेकर 10 चैप्टर तक दूसरा वीडियो में अपलोड कर दी गई है। अभी फ़िलहाल में आप देख सकते हैं पार्ट 11 है और 11 से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन दी जाएगी। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट के बारे में पता चले। आगे चल के कंसेप्ट अगर अदर क्लास में आता हो तो फिर दिक्कत ना हो। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के जो छाया होता है और परावर्तन होता है क्या आखिर होता है, कैसे वर्क करता है, इस चीज़ के बारे में एक एक पॉइंट हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले है कि दीप्त वस्तु क्या होता है। तो बहुत सारे वस्तुएं होता है कि जो दीप्त होता है, लेकिन होता क्या, आखिर कंसेप्ट क्या है। तो इसमें एक ही पॉइंट याद करना है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। जैसे देखिएगा, सूर्य जो होता है स्वयं प्रकाश उत्पत्ति मतलब हम लोग के सामने आता है उसका। फिर उसी तरह तारा जो होता है, सूर्य भी एक तारा है, तो ये भी स्वयं का प्रकाश इसके पास है। हम लोग पढ़ते हैं लोग ना, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं लोग, तारा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसी तरह विद्युत बल्ब होता है, ये सब दीप्त वस्तुएं कहलाता है। कोई आपसे पूछ दे कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होता है, तो जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं हम, उसी को पारदर्शी बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ शीशा दिया गया है, कांच दिया गया, पानी दिया गया है, लेकिन उसी में अगर अपारदर्शी बोल दिया जाए तो इसमें देख सकते हैं लेकिन इसमें आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी और ये पुस्तक, इसको अपारदर्शी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है परभासी क्या होता है। तो जिन वस्तुओं के आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, धुंधला टाइप का नहीं दिखाई देता है, उसी को परभासी बोलते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ कि धुआं करके, कोहरा, तेल लगा, कागज वगैरह, ये सब, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ से कि छाया वस्तु क्या होता है आखिर। तो हम जानते हैं कि प्रकाश से सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो वस्तु की छाया बनती है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। जैसे देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दे दिया गया है, कमरे की दीवार, इमारतें, सतह जो छाया की तरह कार्य करते हैं, ये सब छाया वस्तुएं कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे यहाँ से एक एक पॉइंट अदर कंसेप्ट के बारे में। जैसे यहाँ पॉइंट लिखा गया है कि हमें सूर्य की सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारे आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है। तो इस चीज़ को याद रखना है। 6 क्लास में ही बता दिया गया, लेकिन आपको भी पता है कि बहुत सारे इसमें से रे ऐसे निकलते हैं जिनसे डिस्टर्ब होती है हमको, मेरी आँखों को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश होती क्या है। तो हम प्रकाश के बिना वस्तु नहीं देख सकते हैं, एकदम ये कंसेप्ट को माइंड में बैठा लेना है। प्रकाश वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। तो इस चीज़ को हमेशा पॉइंट माइंड में बैठा लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दर्पण के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, तो अभी ही इसको देख लेना है, दर्पण होता क्या है वो, ठीक है। तो दोस्तों, वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दर्पण में अपने खुद को देखते हैं तो हो बहु प्रतिबिंब बन जाता है, तो वही तो दर्पण होता है। लेकिन इसमें भी 2 टाइप के होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि दर्पण कितने टाइप के होता है, तो हमेशा माइंड में बैठा लाना है, एक समतल होता है, एक गोलीय होता है, ठीक है। अब समतल देखिएगा क्या होता है। तो समतल में दिया गया है कि जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होता है, जो सतह होता है ना वो समतल होता है, उसे समतल। इसका उपयोग घर में चेहरा देखने के काम में आता है। जैसे हम लोग घर पे जो रखे हुए हैं ना, बाल झाड़ते हैं, वो समतल हो गया, सिंपल बात है। गोलीय क्या होता है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का
भाग होता है जिसकी एक सतह पॉलिश की जाती है। कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो कांच हो गया ना, तो इसको आप ऐसा कीजिएगा तो इस टाइप के होता है। आगे चलिए एक एक पॉइंट के बारे में बताई जाएगी, ठीक है। तो गोलीय दर्पण उसी को बोला जाता है। गोलीय दर्पण भी क्या, दो टाइप के होता है, इस चीज़ को माइंड में बैठाना है। एक तो आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण एक होता है कि अवतल होता है, एक उत्तल होता है, ठीक है। और इसके बारे में डीप में हम लोग को आगे जानना है नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हो गया समतल, अब यहाँ पर आप एक प्रकाश डालें और यहाँ से बार बार जा रहा है और फिर यहाँ से रिटर्न आए, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हुआ, परावर्तन हुआ। देखिएगा एक पॉइंट दे दिया गया है कि सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश के सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्ति को देखे। तो एकदम सही बात है कि जैसे हम लोग बैठ के जाते हैं कहीं गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं, तो आगे वाला जो पर्सन दिखाई देता है तो किससे दिखाई देता है, तो सूर्य के जो प्रकाश होता है उसी से दिखाई देता है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर में दे दिया गया है कि विद्युत तथा परिपथ के बारे में। अब परिपथ क्या होता है, अब विद्युत क्या होता है, एक एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। विद्युत देखिए यहाँ दिया गया है कि किसी चालक के विद्युत आवेश के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत बोलते हैं, ठीक है। विद्युत के प्रकार देखिए, तो यहाँ दिया गया है कि स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है और इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न, देखिएगा यहाँ से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गतिशील विद्युत का उत्पन्न बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है या किया जा सकता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब विद्युत सेल तो दो टाइप के होता है, एक तो आप जानते हैं कि धनात्मक या ऋणात्मक होता है, यानी कि एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो विद्युत सेल में धातु के जो टॉपिक धनात्मक होता है और डिस्क से देखिएगा तो वो ऋणात्मक होता है। आगे बात करेंगे कौन क्या होता है। यहाँ से देख सकते हैं कि विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जो उसमें मटेरियल डाला रहता है ना, रासायनिक पदार्थ, उसी से ये क्या करता है, आपका विद्युत उत्पन्न करता है। अब हम लोग जानेंगे तंतु होता क्या है। तो देख लीजिए यहाँ से कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं, ठीक। यहाँ से अब हम लोग को देखना है, आप देख सकते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो होता है कि विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस की ओर होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जब बल्ब टर्मिनलों के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तब बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये जो बल्ब को क्या करती है, दीप्तिमान करती है, यानी कि जला देती है। देखेंगे विद्युत स्विच क्या होता है, चालक क्या होता है और चालक क्या होता है। देखिए स्विच यहाँ दिया गया है, हम लोग को पता है कि विद्युत बल्ब को ऑन ऑफ करने में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि विद्युत सेल को नोक से संपर्क करते हैं अथवा हटाते हैं, यानी कि ऑन कीजिएगा तो संपर्क करेगा, ऑफ करेगा तो कीजिएगा तो हटाता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। चालक क्या होता है, तो जिस पदार्थ से होकर विद्युत प्रवाहित होती है उसको चालक कहते हैं। जैसे देखिए ना यहाँ दिया गया है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लेकिन अचालक बोल देगा तो आप देखिएगा प्रवाहित नहीं होती है, तो वहीं क्या होता है, आपका अचालक हो जाता है, ठीक है। और साथ ही में एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि ना के बराबर होता है, उसी को तो अचालक बोलते हैं। जैसे देख सकते हैं रबड़, प्लास्टिक, कांच, ये सबसे विद्युत नहीं गुजरता है। अब एक होता है कि विद्युत रोधक, ठीक। तो देख सकते हैं कि जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित नहीं है वो, उसी को तो रोधक बोलते हैं। जिस तरह से अचालक हो गया, सेम उसी का ये भाई हो गया। लकड़ी, रबड़, कांच, ये सब देख सकते हैं, इससे क्या होता है, मतलब प्रवाहित नहीं होता है, तो आसानी से इस चीज़ को बोल सकते हैं विद्युत। चलिए 13 नंबर चैप्टर यहाँ से देखेंगे, चुंबकों के द्वारा मनोरंजन। इसमें पॉइंट दे दिए गए कि प्राचीन यूनानी
गड़िया मैक्सन ने चुंबक की खोज की। ये देखिएगा तो इसमें एक कहानी है, उस कहानी को बाद में हम लोग जानेंगे। कहानी में थोड़ा सा पॉइंट यही था कि कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गड़िया रहता था, उसका नाम था मैक्सन। तो दिमाग में रखिएगा, चुंबक की खोज किसने किया था? तो मैक्सन ने या मैक्सन। जहाँ मिलेगा मैक्सन या मैक्सन उसको टिक कर देना है। गड़िया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट के नाम दिया गया है। मैग्नेटाइट में लोहा होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैग्नेटाइट में क्या होता है? तो लोहा होता है। अब देखिएगा यहाँ से चुंबक क्या होता है? तो एक ऐसा पदार्थ जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित यानी कि खींचता है, उसी को तो चुंबक बोलते हैं। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है दोस्तों? तो प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक यानी कि नेचुरल में ये ऐसे ही पाया जाता है। जैसे अब उदाहरण देख सकते हैं, प्राकृतिक चुंबक का नाम हो गया मैग्नेटाइट हो गया। लेकिन कृत्रिम देखिएगा, कृत्रिम के द्वारा मतलब हम लोग के द्वारा जो बनाए रहते हैं, तो लोहे के टुकड़े से बनाए जाने चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, गोलंत चुंबक, नाल चुंबक। उसी तरह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय यानी कि खींचता है, आकर्षित करता है। जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट, यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अचुंबकीय क्या होता है। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उसे अचुंबकीय कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। चुंबक के दो ध्रुव, कौन ध्रुव? एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। पहला सिरा उत्तरोन्मुखी और अथवा उत्तरी ध्रुव कहलाती है, और दूसरी सिरा जो होता है दक्षिणमुखी यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे ना उस समय, तो प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जा रहे थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारित करते थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। दिक् सूचक क्या होता है दोस्तों? तो दिशा के निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है एक एक पॉइंट को कि आकर्षण क्या होता है। तो दो चुंबकों के असमान यहाँ रहना चाहिए, यानी कि अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षक शक्ति होती है, ये एग्जाम के लिए आपको माइंड में रखना है। दोनों ध्रुव पर देखिएगा तो सबसे ज्यादा क्या होता है? आकर्षक शक्ति होता है। प्रतिकर्षक क्या होता है? तो दो चुंबक के समान, ये देखिए समान मतलब एक जैसा जो होता है ध्रुव होता है, वो परस्पर क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। दो नंबर पॉइंट दिया गया है कि चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर चैप्टर, और इसमें दिया गया है जल के बारे में। सबसे पहले ही पॉइंट दे दिया है कि जल जीवन के लिए आवश्यक है। एकदम सही बात है। जल की आवश्यकता है देखिए पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, पकाने के लिए, धोने के लिए पड़ती है। ठीक, देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जल विलुप्त क्या होता है। तो जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल क्या होता है? निरंतर वाष्प में परिवर्तित होते रहता है या होता है, ये ध्यान में रखना है। सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl बोलते हैं, नमक बोलते हैं। महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? नमक के ढेर सारे की मात्रा क्या एकत्र हो जाता है। कहने का मतलब ये समझिए कि आपका ये पानी यहाँ रुका हुआ है, और ये क्या होता है ना कि वाष्प हो जाता है, पानी यहाँ से उड़ जाता है, तो इसमें पेंदी में जो है नमक बच जाता है। इसीलिए वाष्पीकरण बताया गया यहाँ पे कि वायु में जल वाष्प यानी कि गर्म तथा संघनन यानी कि ठंडा परिवर्तन होने के प्रक्रम को वाष्पीकरण बोलते हैं। कि गिलास की बाहरी यहाँ पथ होना चाहिए, पथ पर जल के बूंदे, हम तो देखते हैं ये जो गिलास होता है जल डालने पर यहाँ यहाँ बूंदे सब दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? तो आप देख सकते हैं कि बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की मतलब ठंडा जब होता है तो बाहरी सतह पर बाहर की हवा को ठंडा कर देता है, और जलवाष्प से गिलास की सतह पर क्या होता है? संघनित हो जाता है। अभी जो संघनित वाला पॉइंट में बोला हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे संघनित होकर ये बूंदे की तरह दिखाई देते हैं।
जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं तब ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडा होती है। ये चीज़ को याद रखना है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जल कणिका क्या होता है। तो देखेंगे लिखा गया है कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प से संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदों उन्हें क्या कहते हैं, जल कणिका कहते हैं। मतलब क्या, वायु आपका होता है, हवा जो होता है ठंडा हो जाती है और उसमें एक छोटा छोटा जो होता है जल के बूंदा बन जाता है, उसी को जल कणिका आप बोल सकते हैं। ठीक। बादल क्या होता है दोस्तों, तो बादल ये छोटी कणिका है जो कि वायु में तैरती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बादल के रूप में देख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, या दिखाई भी देता है हम लोग के। देखिए यहाँ से वार्ता दिया गया है कि बहुत सी जल कणिकाएं आपस में एक बड़े अमाप के जल बूंदे बनाती है और ये जल के बूंदे भारी होकर वर्षा के रूप में धरती पे आती है। ठीक। उसी तरह संघनन क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि जलवाष्प को जल में संघनन क्या होता है, तो जलवाष्प को जल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, ये संघनन कहलाता है। भौम जल क्या होता है, पृथ्वी का शुद्ध जल भौम जल कहलाता है। उसी तरह जल चक्र क्या होता है दोस्तों, तो महासागरों तथा जलीय भागों के बीच से जल चक्र को जल चक्र कहते हैं। उसी के साथ अगर बाढ़ आपसे पूछा जाए तो अत्यधिक वर्षा के कारण ये क्या हो जाता है, बाढ़ बन जाता है। जैसे वर्षा ज़्यादा होता है तो बाढ़ आ ही जाता है। सूखा क्या होता है, तो वर्षा ना होना अथवा भौम जल की कमी से ही सूखा पड़ जाता है। अब देखिए जल संरक्षण, इतना सारा चीज़ हुआ तो संरक्षण करवे कीजिएगा, बचाव कीजिएगा ही कीजिएगा। तो दिया गया है कि जल का विवेक पूर्ण उपयोग, यानी कि आज जितना काम है उतना ही उपयोग कीजिए ना, और सावधानी बरते जिससे जल व्यर्थ ना हो। जल के क्या संग्रह कीजिए, कहने का मतलब बारिश हो रहा है तो आप उसको स्टोर कीजिए। फिर दिया गया है कि वर्षा का पानी बाद में उत्पादक के कर्मों में इस्तेमाल, यहाँ से देखिएगा वर्षा का पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा करने को जल संग्रह कहते हैं। ठीक, मतलब स्टोर कर लेना। जैसे बारिश हो रहा है, छत पर टंकी बनवा दीजिए। अगर 2 घंटा बारिश होता है तो लगभग 200-300 लीटर पानी उस पर आ जाएगा आसानी से। बता सकता है यहाँ पे कि आपकी छत पर गिर रहे बारिश से के पानी सामान्य तरीके से इकट्ठा करे, उसे शुद्ध बनाने का काम और वर्षा का जल का संग्रहण मतलब कहलाता है। ये सब चीज़ यहाँ से जानेंगे कि 15 नंबर चैप्टर में क्या दिया गया है। तो हमारे चारों ओर वायु, यानी कि हम लोग वायु के बारे में आज जानेंगे। इसमें दे दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। मतलब अगर पृथ्वी पर अगर जीवन आप चाहते हैं तो इसके लिए वायुमंडल जरूरी है। ठीक है, वायु में देख सकते हैं 78% नाइट्रोजन, 21% आपका ऑक्सीजन और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बच जाता है उसमें अन्य सारे गैस मिलते हैं जिसमें धूलकण, जलवाष्प, ये सब आप बता सकते हैं। ठीक, वायुमंडल क्या होता है, तो वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल बोलते हैं। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ से इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है। एक होता है कि क्षोमंडल होता है, सप्ताप मंडल होता है, और उसी में देखिए मध्य मंडल होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच आगे बात किया जाएगा। आयन मंडल होता है, देन उसके बाद वायुमंडल होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या चीज़, तो वायुमंडल का घटक जो अभी हम लोग देखें कि नाइट्रोजन 78% होता है, उसी तरह ऑक्सीजन 21% होता है, आर्गन आपका जो होता है 0.93 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सारे गैस जो हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह 0.04% में होता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। क्षोभमंडल, सप्ताप मंडल, उसमें मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, आगे आइएगा तो बहिर्मंडल भी हम लोग को पढ़ना होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि वात सूचक क्या होता है। जब वात सूचक घूमती है तो वह दिशा में, मतलब उस दिशा में रुक जाती है जिस दिशा में वायु चल रही है।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। पर्वतारोही या पर्वतारोही होता क्या है? तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो पर्वत पर चढ़ते हैं, ठीक है, अपने अपने रिकॉर्ड आज तक कायम किए हुए हैं, वहीं तो उसको बोला जाता है। तो देख सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ये देखते हैं पहाड़ पर लोग जाते हैं तो यहाँ एक बार ऐसा समय आ जाता है कि यहाँ से वायुमंडल मिलना बंद हो जाता है, यानी कि वायु मिलना यानी कि ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, तो इसलिए साथ में लेके जाना पड़ता है। देख सकते हैं पॉइंट दिया गया, ये सारे एग्जाम के लिए होते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या होती रहती है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। वायु सबसे किन किन से चीज़ से बना होता है, ठीक है, तो एक चीज़ से तो नहीं बना हुआ है, एक गैस से तो नहीं मिला हुआ है, तो वायु किससे बनी है? तो वायु अनेक गैसों के मिश्रण से बनी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य सारे गैस से ये मिलकर तब हम लोग का क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। उसमें भी अगर पूछ दिया जाए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % है, तो 78% बताना है। उसी तरह ऑक्सीजन कितने, 21, ऐसे करके इस चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ से पॉइंट है कि मिट्टी के जीव, ठीक, मिट्टी के जीव के बारे में। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से छिद्र बना लेते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर से बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है, मतलब अवेलेबल होता है। जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है। जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देता है, जो बूंद बूंद अभी बात किया गया है वो सब दिखाई देती है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, हम वायु को देख नहीं सकते, इसे सिर्फ क्या अनुभव यानी कि फील कर सकते हैं। पवन क्या होता है दोस्तों? तो गतिशील वायु को पवन बोलते हैं। देखिए, जब ये हम लोग के आसपास रहता है वो सब वायु होता है, लेकिन जब गतिशील गति करने लगता है तो वो क्या हो जाता है? आपका पवन में चेंज हो जाता है। उसी वायु का द्रव्यमान होता है, वो जगह घेरती है, इस चीज़ को याद रखना है। द्रव्यमान भी होता है और जगह भी घेरती है। पादप एवं जंतु यहाँ से देखिएगा तो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट उसी तरह पॉइंट दिया गया कि जलीय प्राणी होता क्या है? श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करती है। उसी तरह पवन चक्की, तो पवन से चलने वाली युक्ति जो डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करती है, इस चीज़ को याद रखना है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति का अनिवार्य है, एकदम सही बात है। जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। जहाँ पर निर्वात होता है ऑक्सीजन होता ही नहीं है, वहाँ कितनों आगे लगाइएगा नहीं चलेगा जब तक वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो। अब देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अवस्थिति में घुटन महसूस होता है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है क्या है कि धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय क्या हानिकारक होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल कणों के क्या करते हैं, वहाँ से श्वसन तंत्र में जाने से क्या करता है, रोकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 16 नंबर चैप्टर, और इसमें दिया गया कचरा को संग्रह करके और फिर कैसे निपटान किया जाता है, यानी कि निपटारा किया जाता है, उस पॉइंट को इस चैप्टर में हम लोग पूरे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ही आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था, यानी कि शुरुआत किया गया था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा, कचरा कहाँ से आता है? तो हमारे दैनिक क्रियाकलापों से कचरा आता है। एक बार में आंसर दे सकते हैं। दोस्तों भराव क्या होता है? तो आप अपने माइंड से बता सकते हैं कि भराव क्या होता है। तो वो स्थान जहाँ शहर नगर की कचरा क्या किया जाता है कि इकट्ठा करके उसको भर दिया जाता है, उसको भराव बोलते हैं।
उसी तरह अगर आपसे कंपोस्टिंग पूछेगा तो बता सकते हैं कि रसोई घर के अपशिष्ट है। अपशिष्ट का मतलब हो गया वहीं जो सब्जी वगैरह के कचरा मचरा वो सब निकलता है, ठीक है। और वहाँ ये सब जितने भी रसोई घर से निकलते हैं कचरा या फिर पेड़ पौधा जंतु वगैरह से जितने भी अपशिष्ट जो होता है वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ खाद में परिवर्तित हो जाता है, उसी को कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या बोलते हैं? तो वर्मिंग कंपोस्टिंग का मतलब ये होता है, तो वही सेम बात जो रसोई घर से कचरे वगैरह निकलता है, ठीक है, वहीं कृमि अथवा लाल केचुए के द्वारा परिवर्तित करके कंपोस्टिंग बनाया जाता है। मतलब जितने भी कचरा होता है वो कृमि और लाल केचुए के द्वारा क्या किया जाता है, कंपोस्टिंग में चेंज किया जाता है जो खाद में, उसी को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। यानी कि केचुए के द्वारा और कृमि के द्वारा, तब उसमें वर्मिंग कंपोस्टिंग लगा सकते हैं। यानी तो वो सड़ता गलता है खाद के रूप में चेंज होता है, तो उसको आप बता सकते हैं कंपोस्टिंग बोल सकते हैं। उसी तरह कंपोस्ट अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है जो रोज कारखाने ऑफिस घर अथवा इमारतों की साफ सफाई करने के बाद जो एकत्र यानी कि इकट्ठा किया जाता है और फिर कचरा पात्र में सड़क और नदियों में ऐसे ही ले जाकर हम लोग फेंक देते हैं, उसको बोल सकते हैं कंपोस्ट अपशिष्ट बोलते हैं। लेकिन पुनर्चक्रण का मतलब जैसे क्या बोल रहा है कि कचरे को कुछ नया रूप के सामग्री में बदलना, यानी कि चेंज करना। जैसे ग्लास पेपर प्लास्टिक ये सब जी कचरा हो गया और इससे कुछ नया बना देना, उसी को बोला जाता है, ठीक है। वहीं धातु में देखिएगा तो यहाँ दिया गया एल्युमिनियम और स्टील। ये नहीं होता है कि हाँ जैसे एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह हो जाता है तो ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, उसमें छिद्र वगैरह हो जाता है, तो फिर उसको रिसाइकलिंग किया जाता है, बना दिया जाता है, उसी तरह उसको बोला जाता है, ठीक। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी को बचाता है, ठीक है। एक उत्पादक का पुनर्नवीनीकरणीय पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है रिसाइकलिंग। वहीं आप देखिएगा तो पुनर्चक्रण के मतलब क्या होता है? तो ऊर्जा बचाता है। सामग्री से एक नया उत्पाद बनाने की अपेक्षा उसी उत्पाद को रिसाइकलिंग करने से कम ऊर्जा क्या होता है, खर्च होती है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि लगभग हम लोग देखते हैं अगले 20 वर्ष तक भराव क्षेत्र में कोई भी भवन का निर्माण नहीं किया जाता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग बात किए थे कि शहर या गांव में जाइएगा तो ये गड्ढा की तरह रहता है, इसमें भर दिया जाता है और इस पर घर कम से कम 20 वर्ष तक नहीं बनाया जाता है ताकि वो घर नुकसान ना पहुंचाए आपको। नेक्स्ट पॉइंट रहे कि कचरे के उपयोगी अवयव को निपटाने के लिए भराव क्षेत्र को का पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। उसी तरह देखिए तो कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिका 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्राप्त करते। एक होता है नीले कूड़ेदान, ठीक है, और एक होता है हरे कूड़ेदान। नीले से क्या पॉइंट होता है? तो पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह कांच वगैरह। लेकिन हरे में क्या डाला जाता है कि रसोई तथा अन्य पादप जंतु अपशिष्टों का एकत्र। मतलब कहने का मतलब ये सड़ जाने वाला, इससे कुछ नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ सब्जी वगैरह हम लोग बनाते हैं उसका छिलका, तो ये हरे वाले में डालिए, लेकिन नीले वाले में वही डालना है जिसको फिर रीयूज किया जा सके, पुनर्चक्रण किया जा सके, रिसाइकलिंग किया जा सके। प्लास्टिक वगैरह फिर से बन जाता है, कांच का यूज करके फिर से बन जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आपसे अगर कोई पूछे, ठीक है, तो आपको जवाब देना है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो पाने के लिए तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ से चैनल को ज्ञान सुबह 24 Y2 देखिएगा, YT लिखिएगा, आ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।